गठबंधन के संगठन पर आज विचार होगा और आज इसकी बड़ी बैठक होनी है। मुंबई में तीसरी बैठक होगी। आपको बताते चले कि इससे पहले 2 बैठक हो चुकी है। सबसे पहली बैठक पटना में हुई है तो दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई। आज ये तीसरी बैठक है और खास बात यह है कि जब भी बैठक होती है तो अलग अलग इस पर विस्तार होता हुआ दिखता है। जब पहली बार पटना में बैठक हुई तो पार्टी को अलायंस को नाम मिला और उसके बाद जो पार्टी हैं वो भी बढ़ने की संख्या बढ़ती चली गई और लगातार इसमें एक के बाद एक नई पार्टियां जुड़ती चली गईं। अब मुंबई में आज ये बैठक है। कई तरह के सवाल हैं। 5 सवाल ये कि आखिर इस इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन से नेता शामिल होंगे, इनके अलावा गठबंधन का लोगो क्या हो सकता है जिसके माध्यम से चुनाव लड़ा जाता है, इसके अलावा गठबंधन का आखिर झंडा क्या होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या कुछ होगा, ये तमाम सवाल आज के इस बैठक में जुड़ गए हैं। आज ये बैठक होगी, इसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अलग अलग बैठकों में अलग अलग दौर देखने को मिला है और जिस तरह से ये बैठक का आज शुरुआत होगी, शाम 6 बजे से इस बैठक की शुरुआत की जाएगी, उससे पहले बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि हर बार इंडिया का जब बैठक होती है, इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो अलग अलग विस्तार देखने को मिलता है। पहले नाम मिलता है, लोग और ज्यादा जुड़ जाते हैं, पार्टियां और ज्यादा जुड़ जाती हैं। आज क्या कुछ होगा? देखिए, आज शाम 6 बजे एक लोगो रिलीज का कार्यक्रम है इंडिया पार्टियों का और ये तय किया गया है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले बेहतर होगा कि एक संस्थागित तरीके से अपनी चुनावी तैयारी को आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए इंडिया पार्टियों का एक लोगो तैयार किया गया है जिसका लॉन्च सामूहिक तरीके से आज शाम को 6 बजे मुंबई में किया जाएगा। उसके बाद एक इनफॉर्मल गैदरिंग होगी रात 8 बजे। उद्धव ठाकरे ने सभी नेता जो इंडिया पार्टी के हैं वो उद्धव ठाकरे के घर पर जमा होंगे और वहां पर एक डिनर का आयोजन है जहां पर पहली इनफॉर्मल चर्चा इन सभी पार्टियों के नेताओं के बीच होगी और उसके बाद जो औपचारिक बैठक है वो कल सुबह 10:30 बजे होगी और शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है जिसमें इंडिया पार्टी के जो प्रमुख दल हैं उनके बड़े नेता वहां पर रहेंगे और 2-3 बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। जिस चुनावी समीकरण का जिक्र आपने किया, देखिए ये कन्वीनर कौन हो, ये एक सवाल इंडिया पार्टियों के सामने है क्योंकि चुनाव की तैयारी जो है वो कई स्तर पर की जा रही है और रणनीति और एक साथ एक साझा रणनीति कैसे तैयार की जाए, किन किन सीटों पर किस किस पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, किस राज्य में किस पार्टी की प्रमुखता होनी चाहिए, इसको कैसे समन्वय बेहतर बनाया जाए, इसके लिए एक कन्वीनर के चयन का भी एक एजेंडा है जो मुझे लगता है जो तीसरी बैठक है इंडिया पार्टियों की उसका सबसे अहम एजेंडा होगा। और नीतीश कुमार के नाम की चर्चा, हालांकि वो कह चुके हैं कि उनका किसी पद में कोई रुचि या इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के नाम की चर्चा है और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आम इंडिया पार्टी के जो करीब 28 दल इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। शरद पवार ने कहा है कि करीब 63 नेता इस बैठक में होंगे, तो ये सब मिलकर किसे अपना कन्वीनर चुनते हैं ये देखना मुझे लगता है सबसे अहम होगा इंडिया पार्टियों की बैठक के बाद। बिल्कुल, ये सबसे अहम देखने वाली बात है। सवाल बहुत ज्यादा इसमें उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर इंडिया अलायंस का संयोजक कौन होगा। इसके अलावा एक चीज और देखने वाली बात रही है कि जब सबसे पहली बार पटना में बैठक हुई 16 राजनीतिक पार्टियां उसमें हिस्सा लेने पहुंची थीं। जब बेंगलुरु में ये बैठक दूसरी हुई तो बेंगलुरु में 26 राजनीतिक पार्टियां हिस्सा लेने पहुंची थी और आज जब मुंबई में हो रही है तो अब 28 पार्टियां पहुंच रही हैं। संख्या बार बार बढ़ती जा रही है। देखना निश्चित तौर पर, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि जो एक सोच, एक कवायद जिसके साथ इंडिया पार्टी का जो ग्रुप है उसको लॉन्च किया गया था, उसके पीछे सोच यही थी कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं देश में जो एक मंच पर आना चाहती हैं, लेकिन वो मंच जो है वो अभी तैयार नहीं हुआ है और इसलिए जब पहली कवायद पटना में की गई तो उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा है कि पिछले 2 बैठकों में एक रूपरेखा तैयार की गई है इंडिया पार्टियों की तरफ से और सैद्धांतिक तौर पर इन्हें और कैसे एकजुट किया जाए इसके लिए एक मंच तैयार किया गया। लोगो लॉन्च शाम को 6 बजे होने वाला है और इससे जो भी गैर बीजेपी, गैर एनडीए पार्टियां हैं उनके पास भी एक मैसेज गया है इस कवायद के जरिए कि उनके पास राजनीतिक एक मंच उपलब्ध है राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे अगर वो जुड़ते हैं तो अगले लोकसभा चुनाव में उन्हें इसका चुनावी फायदा मिल सकता है। देखिए, पूरी कवायद ये है कि जो गैर भाजपाई वोट है देश के हर संसदीय क्षेत्र में
उसका डिवीजन, उसका बंटवारा कैसे रोका जाए। और जो क्षेत्रीय दल विशेषकर जो सिर्फ एक राज्य तक सीमित हैं, उन्हें यह लगता है कि उनके राज्य में बीजेपी को चुनौती वो बेहतर तरीके से दे पाएंगे अगर जो गैर भाजपाई, गैर बीजेपी जो वोट है उसका बंटवारा रोका जाए, और इसका फायदा उन्हें भी मिल सकता है। और जैसे जैसे ये मैसेज देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच रहा है, तो जो विशेषकर जो छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, जिनका अस्तित्व और वजूद जो है वो एक राज्य तक सीमित है, वो भी अब धीरे धीरे इंडिया पार्टियों की तरफ उनका झुकाव हो रहा है। हालांकि दूसरी तरफ हमने देखा है कि एनडीए का भी जो एक दायरा है वो भी लगातार बढ़ा है। जो पिछली जो बैठक हुई थी उसमें हमने देखा काफी ज्यादा राजनीतिक दल उसमें भी शामिल हुए थे। तो राष्ट्रीय स्तर पर मुझे ऐसा लगता है कि दो अहम गुट सामने आ रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले। एक एनडीए गठबंधन का मंच है और एक इंडिया पार्टियों का मंच है, और इसी में मुझे लगता है कि जो अगला लोकसभा चुनाव है उसकी रूपरेखा, चुनावी रणनीति दोनों गुटों की क्या होगी, ये काफी हद तक निर्भर करेगा इस बात पर कि ये जो दोनों अलग अलग गठबंधन बने हैं ये आपस में कितना बेहतर समन्वय बना पाते हैं। आप देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत नाराजगी जताई गई थी जब कांग्रेस के एक नेता ने यह कहा था कि कोई गठबंधन दिल्ली में जो 7 सीटें हैं वहां पर नहीं होगा। उसके बाद कांग्रेस को बयान जारी करके स्पष्टीकरण देना पड़ा था, और आम आदमी पार्टी ने ये धमकी भी दी थी कि वो इंडिया पार्टी से अलग हो सकते हैं, इंडिया जो पार्टियों का जो गुट है उससे। तो देखिए, ये समन्वय बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इसलिए जैसा आपने भी कहा कि जो कन्वीनर पद की जो नियुक्ति है, मुझे लगता है वो सबसे अहम और सबसे पेचीदा फैसला भी होगा इंडिया पार्टियों के लिए, क्योंकि कन्वीनर ही सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हैं कि कितना बेहतर चुनावी समीकरण चुनाव से पहले इंडिया पार्टियां बना पाएंगी। बिल्कुल। हिमांशु, जब ये बैठक अभी शुरू नहीं हुई और शुरू होने से पहले कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। शरद पवार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया कि राजनीतिक बदलाव के लिए ऐसा विकल्प पेश करेंगे जिसे जो असंभव होगा, जिसे हराना असंभव होगा। आखिर वो कौन सा चेहरा है, किस पर दाव लगाने वाली है अलायंस, और इतना भरोसा उस पर कैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात देने में वो क्षमता रखेगा? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि एक चेहरा कौन हो प्रधानमंत्री पद का इंडिया पार्टियों की तरफ से, इस सवाल पर जो भी बड़े नेता हैं इंडिया पार्टी के, वो लगातार बचने की कोशिश करते रहे हैं। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी के नाम की जब भी चर्चा होती है तो बहुत सारी पार्टियां हैं, उन्हें ये लगता है कि राहुल गांधी का जो नेतृत्व है वो उन्हें स्वीकार्य नहीं है। दूसरी तरफ कुछ आम आदमी पार्टी के नेता ये बयान दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। तो हर पार्टियों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। मुझे लगता है कि इस सवाल पर फिलहाल जो इंडिया पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो फिलहाल इस सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो समय अभी आया नहीं है। और अगर आप याद करें 2004 का जो लोकसभा चुनाव था, उस दौरान भी जो यूपीए पार्टियां थी उन्होंने अपनी तरफ से किसी को भी पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया था 2004 के चुनाव में। और उसके बावजूद हमने देखा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, और चुनावों के बाद जब और भी दल यूपीए में जुड़े तो उन्होंने सामूहिक तौर पर फिर मनमोहन सिंह को चुना था। तो मुझे लगता है कि ये एक विकल्प है इंडिया पार्टियों के सामने भी, और जो बड़े नेता हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इस गठबंधन को एकजुट करने में, उनका ये मानना है कि फिलहाल इंडिया ग्रुप ऑफ पार्टीज जो हैं उनका सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि जिन राज्यों में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाया जा सकता है, गैर भाजपाई वोट का बंटवारा ज्यादा से ज्यादा कैसे रोका जाए, इस पर ही प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल, प्राथमिकता कहाँ होगी, खैर ये तो अब देखने वाली बात है। लेकिन देखिए, सबसे पहले अपडेट जानना जरूरी है, और हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहित राकेश मिश्रा मुंबई से जुड़ चुके हैं। ऐसे में ये भी जानेंगे कि आखिर मुंबई में कैसी हलचल, शाम 6 बजे से बैठक की शुरुआत होनी है, ऐसे में अब क्या कुछ हलचल चल रही है? जी देखिए, अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से तैयारियां शुरू हैं। एक एक कर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू है, और जो बैठक है उसकी शुरुआत आज शाम 6 बजे से होगी। जो मुख्य बैठक है वो कल यानी शुक्रवार को होने वाली है। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये बैठक होने वाली है, और 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जितने नेता आए हैं वो अपनी बात मीडिया के सामने रखने वाले हैं। आज शाम को मुंबई के ही ग्रैंड हयात जो होटल है वहां पर एक अनौपचारिक या अनऑफिशियल जो डिनर है उसका इंतजाम किया गया है। महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो को मौके पर देख दे ओर से इसका
जैसे सारे नेता मिलने वाले हैं और एक एक कर अब नेताओं के यहाँ आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। देखना है ये बैठक में क्या कुछ तय किया है, आगे नीति को लेकर चीजें की जा रही हैं, वो चीजों को इस तरह से आगे मैनेज किया जाता है। क्या एक समन्वय समिति बनाई जाती है, उसमें कौन कौन शामिल होता है और आगे की जो रणनीति है, चाहे वो आप कैंपेन की बात कर लें, मुद्दों पर रखने की बात कर लें, कौन से मुद्दों पर रखने की बात करें, या जो रीजनल पार्टीज हैं उनके बीच में किस तरह से तालमेल रहने वाला है, ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। और इसी के लिए अब नेताओं के आने का सिलसिला मुंबई में लगातार शुरू है। बिल्कुल सोहित, क्योंकि दो नई पार्टियां आज इस मीटिंग में, इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगी, वो दो नई पार्टियां कौन सी हैं? अगर दोनों पार्टियों की बात करें तो महाराष्ट्र की ही दो एक रीजनल पार्टियां हैं जो इसमें शामिल हो रही है। एक शेतकरी कामगार पक्ष नामक एक पार्टी है जिसे इसमें शामिल किया जा रहा है, और जो दूसरी पार्टी है स्वाभिमानी पक्ष, उसे भी यहाँ पर वाली की वो पार्टी है, उसे भी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो ये जो दो पार्टियां हैं वो इस गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। हालांकि इसके औपचारिक ऐलान अब तक नहीं किया गया है, लेकिन इस बैठक से पहले महाविकास आघाड़ी की ओर से, जो महाराष्ट्र में विपक्ष की एक अलायंस है, गठबंधन है, उनकी ओर से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बुधवार को, उसमें कहा गया था कि पहले जहां 26 पार्टियां इस गठबंधन में थी, तो वही अब उसकी संख्या बढ़कर 28 हो चुकी है और कुल मिलाकर 63 ऐसे सदस्य होंगे जो इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। बिल्कुल 63 सदस्य होंगे जो इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तैयारियों की अगर बात की जाए, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, कौन कौन नेता पहुंच चुके हैं अब तक? जी देखिए, तैयारियों की मैं आपको बता दूं और दर्शकों को भी बता दूं कि क्योंकि महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियां हैं, तो तीनों के बीच में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारियां हैं, उससे बांट दी गई है। मसलन के तौर पर कांग्रेस के कुछ नेता होटल के अंदर की देखरेख कर रहे हैं, तो वहीं शिवसेना के नेता एयरपोर्ट पर हैं जहां पर ये नेता आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी एनसीपी को दी गई है। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार की जो खेमा है, उन्होंने जो पूरे आप कह लें एडवर्टाइजिंग की या जो होर्डिंग लग गए हैं उसकी भी जिम्मेदारी ली है। आज शाम के डिनर की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे ने ली है। तो इस तरह से तैयारियां मुंबई में बहुत की गई हैं। दूसरी बात कहें तो एक एक कर नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। ममता बनर्जी पहले ही पहुंच चुकी हैं, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के वो आए हैं, सीताराम येचुरी पहुंचे हैं, और भी जो नेता हैं वो एक एक कर मुंबई पहुंच रहे हैं। और आज शाम को ये जो सारे नेता हैं वो ग्रैंड हयात में मिलेंगे। शाम को 6 साढ़े 6 बजे के करीब जो इंडिया ये गठबंधन बना है उनकी एक लोगो तैयार होगी, उस लोगो को भी वो सामने लाएंगे। और उसके बारे में भी, वो लोगों के बारे में जो जानकारी मिली वो ये है कि अलग अलग भाषाओं में भी उस लोगों का प्रचार किया जाएगा, जिसके जरिए एक एकजुट और एकत्रित और किस तरह से यूनाइटेड ऑपोजिशन है, जो एकजुट विपक्ष है, वो दिखाने की कोशिश लोगों के बीच में की जा रही है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी हिमांशु लगातार दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे एक सवाल मेरा अहम यहाँ पर बन रहा है, मैं पूछना चाहूंगी हिमांशु जी, क्योंकि जो विपक्षी गठबंधन में शामिल हुए हैं राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने 450 लोकसभा सीटों को चिन्हित किया है और उन सभी सीटों पर एक उम्मीदवार एनडीए के खिलाफ लड़ाने की यहाँ पर बात कही जा रही है, अब तक की चर्चाओं में मैंने सुना है। तो ऐसे में अब आखिर रणनीति क्या कुछ, इससे क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सके कि आखिर क्या रणनीति रह सकती है? देखिए, ये पहली बार ये सोच नीतीश कुमार ने, जो इंडिया ग्रुप की पार्टियां हैं, उनके बड़े नेताओं के सामने रखा था। और नीतीश फॉर्मूला ये है कि देश में करीब 450 ऐसी सीटें हैं जहां पर इंडिया जो पार्टियां हैं, अगर वो सामूहिक तौर पर चुनाव लड़ें तो वहां पर बीजेपी को हराया जा सकता है। और इसके लिए जरूरी होगा कि जो भी इंडिया ग्रुप की पार्टियां हैं वो सामूहिक तौर पर अलग अलग राज्यों में इन 450 सीटों का आकलन करने के बाद एक सामूहिक उम्मीदवार जो है अपनी तरफ से उतारे। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि जिन राज्यों में, विशेषकर जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश है, क्या वहां पर समाजवादी पार्टी उस सीट को छोड़ने के लिए तैयार होगी जहां पर उसकी अच्छी पकड़ है? लेकिन वहां पर यह तय होता है इंडिया ग्रुप ऑफ पार्टी की तरफ से, यहां पर अगर कांग्रेस का उम्मीदवार हो तो शायद वो बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार ने पिछली बार वो चुनाव जीता था। क्योंकि देखिए, अलग अलग राज्यों में जो इंडिया ग्रुप की पार्टियां हैं वो पहले से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती रही हैं और कई अहम सीटें हैं, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में, जहां पर कांग्रेस की भी पकड़ अच्छी है, समाजवादी पार्टी की भी पकड़ अच्छी है। ऐसे में एक मुश्किल सवाल होगा कि वो सीट छोड़ने को कौन तैयार होगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जमीन पर ये जो सोच है गैर बीजेपी वोट के बंटवारा को रोकने की
उसको लागू, उसको कैसे आप कार्यान्वित करते हैं और क्या अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से पीछे आगे बढ़कर आप इंडिया ग्रुप ऑफ पार्टी के हित में अपने उम्मीदवार को वहां पर नहीं उतारते हैं। ये बहुत ही मुश्किल सवाल भी है और मुझे लगता है कि जो कन्वीनर जिनको नियुक्त किया जाएगा उनके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती भी होगी। हालांकि नीतीश कुमार बार बार ये कह चुके हैं कि ये संभव है और अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आपको ये तय करना होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सीटों पर, देश में जो 543 सीटें हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर इंडिया ग्रुप ऑफ पार्टी की तरफ से एक सामूहिक उम्मीदवार उतारा जाए, जिससे कि सभी पार्टियों की जो शक्ति है हर संसदीय क्षेत्र में जहां पर वो सक्रिय हैं उसको हम बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल करके बीजेपी को हराने की कोशिश करें। लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये किस हद तक कार्यान्वित कर पाएंगे इंडिया ग्रुप ऑफ पार्टीज, मुझे लगता है एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। हमें इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी फिलहाल कोशिश ये है कि एक जो मंच बनाया गया है उसको बेहतर तरीके से, कारगर तरीके से वो काम करे। इसके लिए कन्वीनर को पहले सकारात्मक तरीके से ये जो मंच बना है वो आगे बढ़ते हुए नजर आए, यही अभी उम्मीद की जा रही है। और फिलहाल की अगर स्थिति देखें तो हर एक एक कर ये पायदान आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सोहित, अगर चुनौतियों की बात की जाए, क्योंकि गुटबाजी भी कही जा रही थी, कहीं नाराजगी देखने को मिल रही थी, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर इंडिया के सामने और क्या क्या हो सकती है? देखिए, इंडिया के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। एक तो इतनी और वो सवाल यही है कि इसे लीड कौन करेगा और इसका चेहरा कौन होगा। तो एक तो इंडिया ने अपना चेहरा डिसाइड नहीं किया है। ऐसे में दूसरी एक चुनौती इनके सामने ये है कि किस तरह से इन चीजों को आगे ले जाया जाएगा। मसलन के तौर पर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जहां पर बैठक हो रही है वहां पर 3 पार्टियां ऐसी हैं जो एक साथ आई हैं और विपक्ष में है। कांग्रेस, एनसीपी जो शरद पवार के साथ में है अभी फिलहाल, और तीसरी उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना। अब इन 3 पार्टियों के बीच में चाहे सीटों का बंटवारा हो या इनकी खुद की आइडियोलॉजी की बात करें, इन सारी चीजों की भी एक चुनौती होगी कि इन सारी चीजों को लेकर किस तरह से वो आगे चलते हैं। ऐसे ही आप देखें कि दिल्ली में हम देखते हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और यहाँ पर एक साथ बैठक में है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसका ख्याल इन सभी इंडिया अलायंस के जो पार्टीज हैं उनको रखना होगा और उसी के आधार पर वो ये आगे किस तरह से ले जा सकते हैं वो तय करना होगा। जो समन्वय समिति की बात की जा रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसका चेहरा कौन बनता है वो भी देखना हम होगा। कहा जा रहा है नीतीश कुमार के नाम इस तरफ आ रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के नाम इसकी तरफ दिया जा रहा है। तो आखिर इसे लेकर आगे कौन जाएगा? क्या कोई एक शख्स से लीड करेगा या क्या सारी चीजें आगे होंगी? इन सारी चीजों को लेकर जो सवाल है वो लगातार पूछे जा रहे हैं और इसी को लेकर ये जो चुनौतियां हैं उसे सुलझाने के लिए ये जो नेता है वो मुंबई पहुंचे हुए हैं। अब इसे वो किस तरह से आगे ले जाते हैं ये देखना अहम होगा। और एक चुनौती जिस तरह से मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में एनसीपी के 2 गुट हो चुके हैं। जैसे सबको पता है अजित पवार सरकार में है, शरद पवार विपक्ष में है। शरद पवार कहते हैं उनके पार्टी के भीतर 2 गुट नहीं है। ऐसे में उनकी ही भतीजे सरकार में प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहते हैं, शरद पवार विपक्ष में रहते हैं, उनकी भूमिका पर सवाल उठाया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर जो संभ्रम है उसे दूर करना और सबको एकत्रित लेकर आगे चलना, ये सबसे बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के सामने। बिल्कुल, एकत्रित लेकर आगे चलना, आगे बढ़ना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। और ऐसे में अब इसको किस तरह से सही ढांचे में लाया जाएगा ये प्रमुख चेहरे पर भी निर्भर करता है, जो आज शाम के बाद कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इसका खुलासा होगा। हिमांशु, अब क्योंकि नॉर्थ बेल्ट देखा जाए और साउथ बेल्ट देखा जाए, क्योंकि अब चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर ये बेल्टों की बात आ जाती है। साउथ बेल्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है, लेकिन नॉर्थ बेल्ट में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ हैं। क्या कुछ यहाँ पर अगर हम इसको रूपरेखा देखें, अगर हम इसके आंकड़ों को समझें, अब तक के पुराने आंकड़ों को, तो कैसा रह सकता है माहौल? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। अगर आप उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, जो राजनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है उत्तर भारत में, वहां पर मायावती जो है अभी भी खुलकर अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं कि उनकी चुनावी रणनीति क्या होगी। क्योंकि शरद पवार ने कहा कि उन्हें आरोप लगाया था कि मायावती बीजेपी के साथ एक गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। जवाब में मायावती ने कहा कि उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, ये गलत आरोप है। तो कुछ जो अहम राजनीतिक दल हैं वो अब भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं और इसकी वजह से जो आपकी जो एक कवायद है राष्ट्रीय स्तर पर कि आप एंटी बीजेपी वोट, जो गैर भाजपाई वोट है, उसका बंटवारा रोकें, वो कवायद में आप कितना आगे बढ़ पाएंगे, एक बहुत ही मुश्किल सवाल है।
दूसरी तरफ आप ओडिशा का देखें तो वहां भी नवीन पटनायक जो है वो कह चुके हैं कि वो ना इंडिया ग्रुप ऑफ पार्टी के साथ रहेंगे और ना एनडीए के साथ रहेंगे। तो अभी भी ऐसे दल हैं जो खुलकर अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे, लेकिन कोशिश और कवायद ये है कि उनको भी इंडिया ग्रुप ऑफ पार्टी के मंच पर लाया जाए। लेकिन इसमें अभी तक शरद पवार को, जो दूसरे बड़े नेता हैं जो पिछले कुछ महीनों से लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। और इसलिए उत्तर भारत जो राजनीतिक तौर पर मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर जो बड़ी महत्वपूर्ण पार्टियां हैं इंडिया ग्रुप ऑफ पार्टीज जो गठबंधन में, वो उनका जो आधार है, राजनीतिक आधार और जो बेस है, जो पॉलिटिकल बेस नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत में है। तो अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वो किस हद तक इसमें कामयाब हो पाते हैं। जी बिल्कुल, कहां तक अब ये कामयाब पहुंचती है इंडिया और आने वाले समय में आखिर क्या होता है, किसको कितने पॉजिटिव रिस्पांस मिलते हैं, ये तो समय आने के साथ पता चलेगा। बहरहाल इंतजार है आज शाम की बैठक का, क्या कुछ लोगो और सब कुछ निकल कर आता है, क्योंकि लोगो, झंडा और तमाम नामों का ऐलान किया जाएगा इसके बाद, तो इस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए, सोहित तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।